हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टेप बाय मैथ पर। मैं हूं रामधर। क्या आपको भी रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना कठिन लगता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको इसे हल करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप बोर्ड परीक्षा 2026-27 में पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो प्रश्नावली 1.1 को शुरू करने से पहले आपकी ही बुक में उदाहरण नंबर 5 दिया गया है, तो उदाहरण नंबर 5 को देख लेते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 9 पर ये जो पेज नंबर 9 दिया गया है, इस पेज नंबर 9 में ही आपको उदाहरण नंबर 5 दिख जाएगा। इस उदाहरण नंबर 5 में आगे जो है पेपर में किस प्रकार से लिख कर आएगा, तो पेपर में आएगा कि सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। पेपर में इस प्रकार से लिख करके आएगा, जो कि मैंने इसमें लिखा भी है। तो पेपर में आएगा सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो रूट 3 एक संख्या दी गई है ये अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, जब रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध करके बताया था तो उसमें भी बताया था। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और उस वीडियो को जा करके आप पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को भी देख लें। तो हमारे पास ये जो संख्या रूट 3 दी गई है ये अपरिमेय संख्या ही है, जो कि कल के वीडियो में भी आप लोगों को बताया गया था। कोई भी संख्या दी गई है, यदि वह रूट के अंदर है और वो किसी का वर्ग नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। रूट के अंदर संख्या 3 लिखी है, तो जो संख्या 3 दी गई है ये किसी का भी वर्ग नहीं है, तो ये जो संख्या कहलाएगी ये अपरिमेय कहलाएगी। जैसे रूट के अंदर आपके सामने एक संख्या 5 दी जाए, तो जो संख्या 5 दी गई है ये भी किसी का वर्ग नहीं है। जो संख्या है वो वर्ग कब कहलाती है? जब उस संख्या का हम एलसीएम लें और दो की जोड़ा बन जाए उस संख्या के। जैसे हमारे पास एक संख्या दी जाए 36, ये जो संख्या 36 दी गई है जो वर्ग है। क्यों वर्ग है? क्योंकि यदि हम 36 का एलसीएम लेंगे तो इसको 2 से विभाजित करेंगे 18 आ जाएगा, 2 से विभाजित करेंगे तो 9 आ जाएगा, बाद में 300 और इसके बाद 300। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ की 2 का जोड़ा बन रहा है यानी कि 2 बाहर निकल आएगा, यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा है यानी कि 3 भी बाहर निकल आएगा, तो जो हो जाएगा 2 3 6। यानी कि ये जो रूट के अंदर संख्या 36 लिखी है ये किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। तो यदि कोई संख्या है वो किसी का वर्ग है तो वो परिमेय संख्या कहलाती है, और अगर किसी का वर्ग नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो हमारे पास लिखा है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करके दिखाइए। तो हमें पता है जो संख्या रूट 3 दी गई है ये एक अपरिमेय संख्या ही है, और अपरिमेय संख्या को यदि अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसके उल्टा यानी कि उसके विपरीत मानते हैं। तो हम यहाँ पर मानेंगे, माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको यदि रूट 3 को हमने परिमेय संख्या मान लिया है तो जो हमारे पास दिया गया था उसका हमने विपरीत माना, क्योंकि हमारे पास जो रूट 3 है ये एक अपरिमेय संख्या दी गई है, हमने इसे परिमेय मान लिया। तो हम लिखेंगे जो दिए गए के विपरीत है। यानी हमने जो माना है तो जो कुछ भी दिया गया है उसकी क्या मान लिया हमने? उल्टा यानी कि विपरीत मान लिया। अब यदि हमने रूट 3 को परिमेय संख्या मान लिया है तो परिमेय संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें p/q यानी कि बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अब यदि हमने रूट 3 को परिमेय संख्या मान लिया है तो रूट 3 को हम बटे में भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं a/b। जहाँ आपको लिखना पड़ेगा जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है तथा ये जो नीचे वाली संख्या b दी गई है, यहाँ पर जो संख्या b दी गई है इसका जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होगा। हमने यहाँ मान लिया इस प्रकार से। तो सबसे पहले हमने रूट 3 को एक परिमेय संख्या माना है जो क्या है? दिए गए के विपरीत है। इसके बाद यदि हमने रूट 3 को परिमेय संख्या मान लिया है तो जो रूट 3 है उसको बटे में लग सकते हैं, यानी कि a/b लिख भी दिया। जहाँ ये जो a दिया गया और b दिया गया है ये क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब है a और b इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 1 होगा। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे हमारे पास एक संख्या दी जाए 4/7, तो ये जो 4 संख्या है ये जो 7 संख्या है ये सहअभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि यदि हम 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 1 आएगा, तो 7 के गुणनखंड करेंगे तो आएगा 7 × 1। दोनों के गुणनखंड में जो एक सा वो केवल एक ही है। तो यदि दो संख्याओं के गुणनखंड हम करें और उनके गुणनखंड में जो है वो एक ही हो तो वो सहअभाज्य पूर्णांक कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो हमारे पास जो हमने लिखा है कि a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। a और b सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब है कि यहाँ पर यदि हम a के गुणनखंड करें
गुणनखंड का मतलब ए में किसका भाग जाएगा, तो ए में ए का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा, इसके अलावा और किसी का भी भाग नहीं जाएगा। बी की यदि बात करें तो बी में भी बी का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा, इसके अलावा और किसी का भी भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए के गुणनखंड और बी के गुणनखंड में जो एक सा है वो केवल एक ही है, और यदि संख्याओं के गुणनखंड में जो एक सा है वो यदि एक ही है तो वो सहअभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। तो यहाँ ए और बी क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। इसके बाद आप लोगों को जो संख्या बी दी गई है ये यहाँ पर बटे में है, इस तरफ जाकर गुणा में पहुँच जाएगी तो ये हो जाएगी √3, गुणा में आएगी तो बी और बराबर में हो जाएगा ए, क्योंकि √3 और बी इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो काय का चिन्ह होगा, गुणा का। इसके बाद ये संख्या जो है वो रूट के अंदर दी गई है, तो यहाँ पर आप लोगों को कर देना है दोनों पक्षों का वर्ग, तो आप लोग लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जैसे ही दोनों पक्षों का आप वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 बी के ऊपर घात 2, यहाँ भी ए के ऊपर घात 2 हो जाएगा। √3 बी के ऊपर 2 घात लगी है, इसका मतलब है √3 बी को कितनी बार गुणा करना है, 2 बार गुणा करना है, तो आप लोग इसको 2 बार गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर √3 बी के ऊपर 2 घात लगी है, इसका मतलब है √3 बी को 2 बार गुणा करना है, तो √3 बी गुणे √3 बी। √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 त्रिका 9, यानी कि रूट के अंदर 9 आ जाएगा, और बी के ऊपर 1 घात, यहाँ भी बी के ऊपर 1 घात है तो बी के ऊपर 2 घात, और जो 9 संख्या दी गई है ये 3 का वर्ग है, तो बाहर 3 निकल आएगा और बी के ऊपर घात 2। यहाँ पर जब हमने इसको गुणा किया तो ये आ गया हमारे पास 3 बी की घात 2 और बराबर में है ए की घात 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 और बी की घात 2 इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाएगा, तो यहाँ पर 3 है गुणा में, नीचे का में चला जाएगा भाग में, तो यहाँ पर बी की घात 2 बराबर में हो जाएगा ए की घात 2 और बटे में 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए की घात 2 बटे में 3 आया है, तो ए को हमने पहले ही माना था कि ये क्या है, एक पूर्णांक है, यानी कि ए के स्थान पे कोई ऐसी संख्या होगी जिससे उसमें किसका भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा। जैसे में ए के स्थान पे यहाँ पर जो हमारे पास दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है, ए की घात 2 बटा में 3 दिया गया है, तो ये एक पूर्णांक है, तो ए के स्थान पर ऐसी कोई संख्या होगी जिसका यदि हम वर्ग करें तो उसमें किसका भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा। तो ए के स्थान पर जैसे हम 6 संख्या ले लें तो 6 के ऊपर घात 2 बटे में 3, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 का जो वर्ग होगा ना, 6 का वर्ग क्या होगा, 6 छंग 36 बटे में 3, यानी कि 3 का भाग जो है वो 36 में चला जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम संख्या 6 का क्या कर दें, वर्ग हटा दें, तो 6 का जैसे ही वर्ग हटाएंगे तो 6 बचेगा बटे में 3, यानी कि 3 दूनी 6। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 3 का भाग है ना वो 6 के वर्ग में भी जा रहा है, और 6 का यदि हम वर्ग हटा देंगे तो 6 में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर यही निष्कर्ष निकलता है कि ये जो हमारे पास संख्या दी गई है ए की घात 2 बटा 3, इसका मतलब है कि ए की घात 2 जो है इसमें किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे चूँकि ए की घात 2 3 से विभाज्य है, विभाज्य का मतलब ए की घात 2 में जो है वो 3 का भाग जा रहा है। यदि ए की घात 2 में 3 का भाग जा रहा है तो ए की यदि हम घात 2 हटा देंगे तो ए में भी किसका भाग जाएगा, 3 का, तो लिख देंगे इसलिए ए भी 3 से विभाज्य होगा, यानी कि ए में भी 3 का क्या जाएगा, भाग जाएगा। और इसको आप लोगों को नाम दे देना है कथन ए, इसका नाम दे देना है क्या, कथन ए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले हमने देखा था कि जो ए है उसका गुणनखंड, यानी कि ए में ए का भाग जा रहा था और 1 का भाग जा रहा था, लेकिन कथन ए से हम देख रहे हैं कि लिखा है ए भी 3 से विभाज्य, यानी कि ए में किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, यानी कि ए में अब 3 का भाग जाने लगा है। तो ए के गुणनखंड में जो है वो संख्या क्या आने लगी है 3 आने लगी है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको कह दूँ कि हमारे पास एक संख्या 12 दी गई है, आप 12 गुणनखंड कर दीजिए, गुणनखंड का मतलब है 12 में किसका भाग जा रहा है, तो यहाँ मैं बोल दूँ कि 12 में जो है वो 3 का भाग जा रहा है। यदि 3 का भाग 12 में जा रहा है इसका मतलब है कि 12 के गुणनखंड में जो है वो संख्या क्या आ रही है, 3 आ रही है, क्या आ रही है, 3 आ रही है। इसके अलावा 12 गुणनखंड में जो है वो संख्या 2 भी आएगी, यानी कि 2 का भाग भी चला जाएगा, और फिर से 3 दूनी 6 1 2 और आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12 में 3 का भाग जा रहा है, यानी कि 12 गुणनखंड में 3 आ रहा है, इसके अलावा इसके गुणनखंड में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसको हम लिख देंगे इस प्रकार से 3, और ये जो गुणनखंड 2 आ रहा है इसको क्या लिख देंगे m, यानी कि और कोई जो गुणनखंड आया उसके लिए हमने क्या मान लिया, m मान लिया। तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि ए भी 3 से विभाज्य होगा, यानी कि ए में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। यदि ए में 3 का भाग जा रहा है
तो जो ए दिया गया है उसके गुणनखंड में संख्या क्या आएगी, 3 आएगी। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ए के गुणनखंड में संख्या क्या आएगी, 3 आएगी। तो ए का यदि मैं गुणनखंड करूँगा तो उसके गुणनखंड में संख्या 3 आएगी, और ए के गुणनखंड में ए भी आ रहा है और एक आ रहा है। तो और कोई चीज़ जो आएगी उसमें, तो उसके लिए मैंने क्या मान लिया कि और जो भी आएगा वो क्या आएगा, एम आएगा। तो आप लोग यहाँ मान सकते हैं तो यहाँ आप लोगों को मान लेना, हम माना कि जो ए है ना, यदि हम इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड में क्या आएगा, 3 आएगा, और इसके अलावा और कुछ आता है तो उसके लिए हमने क्या मान लिया, एम मान लिया। यहाँ पर वर्ग करने के बाद ये जो बना था इसको नाम दे देना है आपको समीकरण 1। जो ए का मान आया है इसको किसमें रख देना है, समीकरण 1 में रख देना है। तो आप लोगों को यहाँ लिखना है कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो दिया गया है इसमें आप ए का मान लिख दीजिए। यहाँ पर आप एक लाइन खींच दीजिए। इतना लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर दिया गया समीकरण 1 3b² बराबर में a²2, तो ए के स्थान पे क्या लिखना है आपको, 3m लिखना है। तो जी रहेगा 3b² बराबर ए के स्थान पे 3m, यहाँ पर घात कितनी लगा देंगे, 2 लगा देंगे। इसके बाद जब आप लोग इसको हल करेंगे तो जो 3b² ही रहेगा, 3m के ऊपर 2 घात लगी है, इसका मतलब 3m को कितनी बार गुणा करना है, 2 बार गुणा करना है। तो आप लोग 3m को 2 बार गुणा करके दिखा सकते हैं। तो 3m गुणा 3m, 3 का गुणा 3 में होगा तो 3 × 9, m का गुणा m में होगा तो m के ऊपर कोई घात नहीं है तो 1 घात होगी, यहाँ पर भी 1 घात होगी। तो m के ऊपर कितनी घात लग जाएगी, 2 घात, यानी कि जब इसको गुणा किया तो ये आ गया 9m²2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 और b²2 इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो काय का चिन्ह होगा, गुणा का। तो ये 3 जो है जो गुणा में इस तरफ काय पहुँचेगा, भाग में। तो जो हो जाएगा b² बराबर 9m² बटे में आ जाएगा 3, यानी कि 3 × 9, तो b² बराबर 3m² हो जाएगा। यहाँ पर 3 और m² इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो काय का चिन्ह होगा, गुणा का। तो 3 यहाँ गुणा में, इस तरफ काय में आ जाएगा, भाग में। तो जो हो जाएगा b² बटे में 3 बराबर m²2। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो संख्या b² दी गई है, इस संख्या b² में जो है वो किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, क्योंकि b क्या है, पूर्णांक, यानी कि b के स्थान पर ऐसी कोई संख्या होगी जिसमें किसका भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा कि चूँकि b² 3 से विभाज्य है, विभाज्य का मतलब कि b में जो है वो किसका भाग जा रहा है, b² में 3 का भाग जा रहा है। यदि b² में 2 b² में 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब है कि b में भी 3 का भाग जाएगा। तो आप लोगों को लिख देना है, इसलिए b भी 3 से विभाज्य होगा, और इसको नाम दे देना है आपको कथन b। इसको क्या नाम दे देना है, कथन b। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास संख्या दी गई थी a और b, तो a में पहले किसका भाग जा रहा था, a का जा रहा था, 1 का जा रहा था, लेकिन हमने कथन a में देखा कि a भी 3 से विभाज्य, यानी कि a में जो है वो 3 का भाग जाने लगा, यानी कि a के गुणनखंड में संख्या 3 आने लगी। इसी प्रकार से कथन b में कहा गया b भी 3 से विभाज्य, यानी कि b के गुणनखंड में भी संख्या क्या आने लगी है, 3 आने लगी है। तो यानी कि a कथन और b कथन से हम कह सकते हैं कि जो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या हो गया है, 3 हो गया, क्योंकि पहले उभयनिष्ठ क्या था, 1 था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सबसे पहले आपको इसे नोट डाउन करना है इस प्रकार से, जो लिखा है इस पोर्शन को। इतना नोट डाउन करने के बाद आप लोग इसको नोट डाउन करना है, फिर इसके बाद जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको नोट डाउन करना है। तो हम लिखेंगे कि कथन ए व कथन बी से, यानी कि ए और बी जो कथन दिया गया है, यहाँ पर ए कथन दिया गया है और बी कथन दिया गया है, इन दोनों कथन से हम क्या कह सकते हैं कि ए और बी में 3 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ए और बी दोनों में क्या आएगा, एक साथ 3 आएगा। तो हम लिखेंगे कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। हम ए और बी के कथन ए और बी से क्या कह सकते हैं कि ए और बी का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है, 3 है। तो हमने पहले जो माना था कि ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब है कि दोनों के गुणनखंड में जो एक साथ था वो क्या था, 1 था। लेकिन अब देख रहे हैं कि दोनों के गुणनखंड में एक से क्या आने लगा, 3 आने लगा। तो इसका मतलब है कि ए और बी अब सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होगा,
यदि ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होगा तो इसके बराबर में जो संख्या दी गई है √3, इसको हमने परिमेय संख्या माना था। तो यदि ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो इसके बराबर में जो परिमेय संख्या माना था तो इसको भी हम क्या नहीं कहेंगे, परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर डिसिम्प्लाइज का चिन्ह लगा करके लिखेंगे ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। यदि ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो ए बटा बी, यहाँ पर इसको यदि ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो इसके बराबर में हमने इसे परिमेय संख्या माना था, तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर आप डिसिम्प्लाइज का चिन्ह लगा करके लिख सकते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। यदि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है तो √3 कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। तो आप लोगों को लिख देना अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या होगी, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने उदाहरण नंबर 5 को बहुत ही आसान तरीके से समझ लिया है। यदि आपको वीडियो में कोई डाउट आता है तो आप लोग नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं इस डाउट का कमेंट आप लोगों को जरूर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इस प्रकार से आप लोग उदाहरण नंबर 5 का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये था उदाहरण नंबर 5। सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन करिए, यहाँ तक नोट डाउन करिए, यहाँ तक इतना नोट डाउन करने के बाद आप इस वाले पोर्शन को नोट डाउन करिए यहाँ तक। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ तक नोट डाउन करने के बाद आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बच्चों यह था √3 को अपरिमेय सिद्ध करने का सबसे आसान तरीका। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और सवाल अच्छे से समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही आसान मैथ ट्रिक्स के लिए स्टेप बाय मैथ को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।